हेलो नमस्कार शुभम भवतु। सेल्फ डिस्कवरी विद मनीष खैरनार के इस अद्भुत सफ़र में मैं मनीष खैरनार आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा अंदर का विश्व जो है वो उतना ही विशाल है जितना ये ब्रह्मांड विशाल है। तो ब्रह्मांड की सफ़र जितनी रोचक, जितनी रोमांचक, जितनी अलौकिक, जितनी अद्भुत हो सकती है, हमारे अंदर का सफ़र भी उतना ही रोमांचक हो सकता है, उतना ही अद्भुत हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम ब्रह्मांड के सफ़र पर जाते हैं तो हमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए। वैसे ही हम अगर अंदर की सफ़र पर निकलते हैं तो भी हमें फ्यूल चाहिए, पर ये अलग तरह का फ्यूल है। और आज के वीडियो में हम उस फ्यूल की बात करेंगे, उस ड्राइविंग फोर्स की बात करेंगे जो हमें इस सफ़र में आगे बढ़ाता रहेगा। तो ये फ्यूल कौन सा है? तो ये फ्यूल है कुतूहल, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, कुछ नया जानने की इच्छा, अपने आप को समझने की तड़प। ये जो है वो फ्यूल है हमारे अंदर के सफ़र का। तो जैसे ही हम किसी यात्रा पर निकलते हैं, कार लेकर अगर मान लो हम निकलने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कितना है, नहीं है तो भरवा लेते हैं। वैसे ही आज की सफ़र में आप देख लीजिए कि आज के इस वीडियो में आप देख लीजिए कि इस सफ़र के लिए आपके पास इनफ फ्यूल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अपने आप को कुतूहल से भरिए, अपने आप को क्यूरियोसिटी से भरिए, क्योंकि ये क्यूरियोसिटी ही है जो हमें आगे ले जाएगी। दोस्तों, अगर हम स्पेस ट्रैवल पर जाते हैं तो हमें ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में जाना पड़ता है। वी नीड टू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, वी नीड द फोर्स। वैसे ही अगर हम हमारे भीतर जाते हैं तो वो कौन सा फोर्स है जिसके अगेंस्ट हमें काम करना है? और वो फोर्स है भय। तो भय और क्यूरियोसिटी का मस्त गेम बनेगा। और ध्यान रखिए कि क्यूरियोसिटी जीतनी चाहिए, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी की, जिज्ञासा की। दोस्तों, जिज्ञासा एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन से भर देता है, जो हमें ऊर्जा से भर देता है, जो हमें शक्ति से भर देता है, जो हमें कुछ हद तक निर्भय भी बनाता है। आप किसी छोटे बच्चे की आंख में देखिए, आपको पता चलेगा कि उसकी आंख में कितनी क्यूरियोसिटी है, उसको जीवन कितना खूबसूरत दिखता है, वो चीज़ों को कितना अच्छे से ग्रास्प करता है, वो चीज़ों को कितना अच्छे से जल्दी से समझ जाता है, क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी बिलीफ सिस्टम डेवलप होने लगती है। हमें लगता है हाँ, इसका तो आंसर यही है, ये तो मुझे आता है, ये मुझे समझ में आ गया। और हमारी क्यूरियोसिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी कम हो जाती है वैसे वैसे हमारे अंदर का जीवन भी कम होता जाता है। आप कभी ये एक प्रयोग करके देखिए। आपके घर के आसपास में अगर कोई एक पेड़ हो जिस पे कोई फूल लगा हो, उस पेड़ के पास जाके खड़े होइए, उस पेड़ को जिज्ञासा से देखिए, उस फूल को क्यूरियोसिटी से देखिए, आपको वो कितना खूबसूरत दिखेगा। अब आपके आसपास के लोगों को क्यूरियोसिटी से देखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने जीवन साथी को, आपके ऑफिस मेट्स को, आपके सहाध्यायियों को आप क्यूरियोसिटी से देखिए, उनकी बातों को क्यूरियोसिटी से सुनिए। आपको एक अलग तरह का संगीत, एक अलग तरह के रंग, अलग तरह की खूबसूरती उसमें दिखाई देगी। अरे, हम स्वयं को भी क्यूरियोसिटी से नहीं देखते हैं। हम जितना किसी की तरफ बिलीफ बनाते जाते हैं, धारणा बनाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी क्यूरियोसिटी मरती जाती है। कभी आईने के सामने खुद को खड़ा रखिए और खुद को क्यूरियोसिटी से देखिए। अपनी आंखों को बंद करके अपने विचारों को केवल क्यूरियोसिटी से सुनिए। क्यूरियोसिटी मतलब जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि हमारे जजमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं हमारा फियर होता है, और ये क्यूरियोसिटी जो है वो उसके अगेंस्ट में काम करने में हम मदद करती है। तो इसलिए मैंने कहा कि
फियर के अगेंस्ट ये क्यूरियोसिटी हमें आगे ले जाएगी। दोस्तों हम एक काम करते हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको क्यूरियोसिटी ध्यान करवाता हूँ, जिसमें हम पूरे अस्तित्व को एक क्यूरियोसिटी से देखने की कोशिश करेंगे। हम वापस से एक छोटा बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, और जब हम छोटे थे तब हम जीवन को कैसे देखते थे। आपको पता होगा, आप छोटे होगे तब आपको सारी चीज़ें कितनी अच्छी लगती थी। सबको अपनी माँ का खाना, हाथ का खाना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियोसिटी से खाते हैं। सबको अपनी प्राइमरी स्कूल अच्छी लगती है। जिस गांव में पैदा हुए होते हैं, जिस शहर में पैदा हुए होते हैं, या जिस कंट्री में पैदा हुए होते हैं, सबको वो कंट्री ज़्यादा पसंद आती है। चाहे दूसरों को कैसी भी लगती हो, पर उसको बहुत खूबसूरत लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसने क्यूरियोसिटी से देखी है। तो इस सफ़र में आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे। अगर आपको कभी लगता है कि आपके क्यूरियोसिटी का फ्यूल कम होता जा रहा है, तो वापस से इस वीडियो में आना, वापस से वो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको ध्यान करवाऊंगा वो ध्यान वापस करना, और वापस से अपनी क्यूरियोसिटी के टैंक फुल कर देना, एंड देन फुल स्पीड से अपनी जर्नी शुरू करना। दोस्तों क्यूरियोसिटी जो है वो हमारे मन के घड़े को खाली कर देती है। अगर घड़ा खाली है तो ही उसमें नया पानी डाला जा सकता है। अगर घड़ा भरा हुआ है तो उसमें नया पानी नहीं डाल सकते। मैंने कहानी सुनी है, एक गुरु थे, संगीत के बहुत महान गुरु थे। उन्होंने अपने विद्यालय के बाहर अपनी फीस एक बोर्ड पर लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर आपको लगता है कि आपको संगीत आता है तो आपकी फीस 1000 रुपये। अगर आपको लगता है कि आपको संगीत थोड़ा बहुत आता है तो फीस 500 रुपये। अगर आपको लगता है कि आपको संगीत बिल्कुल भी नहीं आता, शुरू से सीखना है, तो आपकी फीस 50 रुपये। तो एक लड़का गया उस गुरुजी के पास, बोले कि गुरुजी ऐसा कैसा, जिनको आता है उनसे आप ज़्यादा पैसे कैसे ले रहे हैं? तो बोलते हैं कि संगीत सिखाने के तो मैं 50 रुपये ही लेता हूँ, पर उसका जो पहले से वो सीख के बैठा है, उसको अनलर्न करने के, उसके घड़े को खाली करने के मैं 950 रुपये लेने वाला हूँ। तो जिसको सब कुछ आता है उसको सिखाना मुश्किल है। और असली ज्ञान तो वही होता है कि आपको जितना मिलता जाता है ना, उतना आपको पता चलता जाता है, ओह माय गॉड, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाते हैं, उतने आपके नए एवेन्यूज़ खुलते जाते हैं, उतना आपको समझ में आने लगता है कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा अज्ञान है। असली ज्ञान वही है जो आपको आपके अज्ञान से परिचित करवाता है। एक असली शिक्षक जो होता है, उसका काम ये है कि आपके अंदर के अज्ञान से आपको परिचित करवाए, आपके अंदर नया जानने की, नया सीखने की भूख पैदा करे। जिनको लगता है कि मुझे तो सब आ गया है, दे आर एक्चुअली हिटिंग द वॉल। उनकी जर्नी वहाँ अटक गई है। वी आर ऑन एन इनफाइनाइट जर्नी ऑफ नॉलेज। ये अटकनी नहीं चाहिए, और जितना आगे जाएंगे उतने नए एवेन्यूज़ खुलते जाएंगे। तो दोस्तों लाखों साल पहले जब पृथ्वी पर होमो सेपियंस आया होगा, तो उसमें और दूसरे जो प्राणी थे उस वक्त, उसमें 2-3 मेजर डिफरेंसेस थे। एक तो होमो सेपियंस का प्रीफ्रंटल लोब जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेयर टू दोज एनिमल्स। दूसरा, वो रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर चलता है। और तीसरा, वो दूसरे प्राणियों जितना शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है। जब जरा सोचिए वो उसका जीवन कैसा होगा। अब प्रीफ्रंटल लोब की वजह से उसने चीज़ों को समझना शुरू किया होगा, क्वेश्चंस पूछना शुरू किया होगा, अपने अंदर की अज्ञानता से वो रूबरू होना शुरू हुआ होगा। अब वो दूसरे प्राणियों जितना मजबूत उसका शरीर नहीं था, उसके नाखून, उसके दांत, उसकी आंखें उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी, उसका मसल पावर, वो दौड़ भी उतना तेज़ नहीं सकता होगा। वो दूसरे प्राणी जो थे 4 पैरों पे दौड़ते थे, उसको 2 पैरों पे दौड़ना था। तो शुरू में वो बहुत भय से घिरा हुआ रहता होगा कि
कोई भी पशु आएगा मुझे मार डालेगा, मेरी मौत हो जाएगी, कोई मुझे खा जाएगा, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी मैं शिकार करने के लिए जा रहा हूँ या तो मैं फल तोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अपने लिए खाना जुटाने जा रहा हूँ, तो मैं ज़िंदा वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, ये भय उसको सतत रहता होगा। अब वो रीढ़ की हड्डी सीधी रख कर चलता, तो अब हमारा जैसे भौतिक शरीर होता है वैसे ऊर्जा शरीर भी होता है। तो जितना हम ज़्यादा भय से घिरे हुए होते हैं उतनी हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे रूट चक्र में अटक जाती है। रूट चक्र ब्लॉक जो कहते हैं ना, अब रूट चक्र ब्लॉक मतलब क्या कि हम सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। समहाउ वी आर ट्राइंग टू मीट आवर एंड्स, कि कुछ भी करके यार ये हो जाए। आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अभी भी सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। हालांकि हमने ऐसी सोसाइटी तो बना ही दी है कि जिसमें हमें मौत से रूबरू होने का मौका शायद लाइफ में कभी नहीं आएगा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। और हमें सर्वाइवल के लिए जो चाहिए वो भी हमें सोसाइटी दे ही देती है, पर फिर भी हमारे माइंड में ऐसी स्टोरीज चलती रहती है जो हमें सर्वाइवल मोड में रखती है। अब जितना हम सर्वाइवल मोड में होते हैं उतनी हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में अटकी हुई है। तो उसके ऊपर की जो उस मूलाधार चक्र के ऊपर जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो तब हमें जो अनुभव होते हैं जीवन के, उससे हम महरूम रह जाते हैं, हमें वो मिलते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो उसका ये अभौतिक एक्सप्लेनेशन है कि रूट चक्र से, मूलाधार चक्र से ऊपर एक अलग विश्व है, उसमें आपको आनंद आएगा, असली प्रेम आएगा। अब इसमें थोड़ी सी अलग बात करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो पशु है वो हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहता है कि कैसे खाना मिले और कैसे मैं जी लूँ और कैसे अपने जैसा दूसरा पैदा कर लूँ, और उसी मोड में वो रहते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, ह्यूमंस को जितनी चैलेंज है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको एडिशनल फोर्स लगाकर अपनी ऊर्जा को ऊपर लाना पड़ता है। पशुओं को वह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पशुओं का जो रीढ़ की हड्डी है वो हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है पृथ्वी से। तो आप पशु को देखिए, वो छोटी छोटी बातों में कितना खुश हो जाते हैं। कोई सर्वाइवल मोड में रहने वाला ऐसे नहीं रहेगा। वो कल की चिंता, परसों की चिंता, 5 साल बाद की चिंता, आने वाली 7 पीढ़ियों की चिंता नहीं करता। हम करते क्योंकि हम सर्वाइवल मोड में रहते हैं। हम जितने ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहेंगे हमें उतनी ज़्यादा सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ेगी। पशुओं को नहीं पड़ती। जिनके घर में पेट्स होंगे, बिल्ली होगी, कुत्ता होगा या पक्षी होंगे, उनको पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितना अनकंडीशनल प्रेम हमें देते हैं। कोई सर्वाइवल मोड में रहने वाला इतना अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता, हालांकि बिल्कुल ही नहीं दे सकता। वो जो कहते हैं ना, जो सर्वाइवल मोड में रहता है ना, वो नीड की बात करता है। उसकी लाइफ नीड्स के आसपास ही होती है। उसके जीवन में अगर कोई आ भी जाता है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लाइफ में आ भी जाती है, तो वो भी नीड मोड में ही रहता है कि आई नीड यू, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये अनकंडीशनल लव नहीं है, क्योंकि वो सर्वाइवल मोड दिखा रहा है। आपकी ऊर्जा एकदम नीचे के चक्र में अटकी हुई है। जब ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है फिर आपको असली आनंद, अनकंडीशनल लव। मीरा का कैसा प्रेम था कि कृष्ण मिले नहीं मिले, आई डोंट केयर, बस मुझे तो प्रेम में रहना है। बस तुम मुझे प्यार करो ना करो, इट्स अ डिफरेंट थिंग, आई वॉन्ट टू बी इन दिस फीलिंग ऑफ लव। ये है। तो होमो सेपियंस के पास ये एक चैलेंज थी कि सर्वाइवल मोड से ऊपर कैसे आना। अब जितना हम ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहते हैं ना, उतना हमारा प्रीफ्रंटल लोब भी भय से भरा हुआ है, तो उसमें क्यूरियोसिटी कम होती है, तो वो भी सुरक्षा में ही अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता रहता है। अब होमो सेपियंस के समाज में, कबीलों में भी कुछ ऐसे लोग
हुए होंगे। कबीलों के सरदार हो सकते हैं, या तो अल्फ़ा मेल्स हो सकते हैं, ओझा हो सकते हैं, शमन्स हो सकते हैं, जिनको सर्वाइवल मोड में रहने की ज़रूरत नहीं रही होगी, क्योंकि उनके कबीलों ने उनके खाने का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया होगा, उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया होगा, उनको शिकार करने जाने की ज़रूरत नहीं रही होगी। तो धीरे धीरे उनके अंदर का सर्वाइवल मोड कम होता गया होगा और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई होगी। फिर उन्होंने अपने आसपास के संसार को कुतूहल से देखना शुरू किया होगा, सवाल पूछने शुरू किए होंगे, और फिर ये जो क्यूरियोसिटी का पेड़ है, उसमें से 3 शाखाएं निकली। जब उसने क्यूरियोसिटी से विश्व को देखना शुरू किया होगा, तो उसने देखा कि सूर्य उग रहा है, एक दिशा से उगता है, दूसरी दिशा में चला जाता है। उसने चंद्र की कलाओं को देखा होगा, उसने चंद्र की कलाओं को देखा होगा, उसने तारों को देखा, तारों में बनते आकारों को देखा होगा, टूटते हुए तारों को देखा होगा, धूमकेतुओं को देखा होगा, बहती हुई नदियों को सूखते हुए उसमें बाढ़ आते हुए देखा होगा, अचानक से टेम्परेचर चेंज होते हुए देखा होगा, वेदर में चेंजेस देखे होंगे, और उसको सवाल आते होंगे कि ये हो कैसे रहा है। उसने अपने साथ रहने वाले लोगों की मृत्यु देखी होगी कि कल तक ये इंसान मेरे साथ था, मेरे साथ बात करता था, मेरे साथ खाना खाता था, और पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से वो एक मिट्टी का ढेर, पत्थर बन गया, निर्जीव हो गया। उसके अंदर ऐसा तो कुछ था जो उसको जीवंत रखता था, जो उसमें से निकल गया। तो ये क्या निकल गया? तो ये सब चीज़ें जैसे वो ऑब्जर्व करता गया होगा, वैसे ही इस क्यूरियोसिटी के पेड़ में से 3 शाखाएं निकली होगी। एक शाखा गई भौतिक विश्व को समझने, कि भाई ये अगर कोई फल गिरता है तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, सूरज यहीं से क्यों निकलता है। और वो शाखा फिर आगे बढ़ते 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 फिज़िक्स, और फिर दूसरी शाखाएं बनती गई, और आज तो वो अपने आप में इतनी पावरफुल ब्रांच हो गई है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी उसी शाखा का परिणाम है, उसी शाखा का फल है। फिर दूसरी शाखा निकली होगी जिसका रूट में ये होगा कि ये पूरा संसार इतना चल रहा है, ये ऐसे बाय एक्सीडेंट तो नहीं चल रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा जो इसको मैनेज कर रहा होगा, कोई तो इसका क्रिएटर होगा, कोई तो इसका कर्ता होगा। वो कौन है? वो कौन सा ईश्वर है जो इस खेल को मैनेज कर रहा है? तो एक शाखा उस ईश्वर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी होगी, और जैसा जैसा लोगों को समझ में आता गया, वैसा वैसा उन्होंने ईश्वर को गढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, डिफाइन करना शुरू किया। और तीसरी शाखा, जब उन्होंने मृत्यु देखा, तो जब मृत्यु होती है तब इंसान में से कौन सा तत्व बाहर निकल जाता है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जो भौतिक शरीर से भी परे है? तो वो स्वयं को समझने वाली जो तीसरी शाखा निकली, मैं उसी शाखा को कहता हूँ स्वदर्शन, और हम उसी शाखा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, पहली 2 शाखाएं जो है उनका प्रभाव हमारे ऊपर नॉर्मली बहुत ज़्यादा होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारा रिलीजन, ये वगैरह जो है, जो पहली 2 शाखाओं को ज़्यादा प्रोमिनेंट समझते हैं, और उसका एक्सपोजर हमें नॉर्मली बहुत ज़्यादा मिला हुआ होता है। ये जो तीसरी शाखा जो है, उसका एक्सपोजर हमें कम होता है। हालांकि कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो ये तीसरी शाखा है ही नहीं ऐसा भी मानते होंगे। वो सारी चीज़ें हम आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो इस शाखा के सफ़र पर मैं आपको ले जाने वाला हूँ, और इसका फ्यूल है क्यूरियोसिटी। अब एक आखिरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ और अपने वीडियो को समाप्त करूँगा कि एक बहुत बड़े संत थे, जो जब संत नहीं बने थे, जिनको अपने आप को समझने की बहुत ज़्यादा तड़प थी, तो उनको कहीं से पता चला कि एक बहुत ही सिद्ध ज्ञानी पुरुष है, आप उनके पास जाइए, वो आपको समझाएंगे कि
कैसे स्वयं को खोजते हैं, कैसे ईश्वर को खोजते हैं। तो वो उनके पास गए, तो उन गुरुजी ने उनको पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना नाम बता दिया। तो गुरुजी ने बोला यू आर नॉट रेडी, आप जाइए वापस, जब आप तैयार हो जाए तब आप आइए। फिर कुछ दिनों बाद वो वापस गए। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने अपनी कास्ट बताई, अपनी क्रीड बताई, अपनी नेशनलिटी बताई। हर बार वो वापस भेज देते और हर बार बोलते हैं तुम रेडी नहीं हो तुम वापस आओ, तुम रेडी नहीं हो तुम वापस आना, जब रेडी हो जाओ तब। फिर एक दिन वो जो शिष्य है वो थक गया कि एक्चुअली इनको सुनना क्या है, पर उसकी खुद को मिलने की, ज्ञान की भूख इतनी ज़्यादा थी ना कि वो बार बार जाता उन गुरुजी के पास। फिर आखिरी बार वो गया, गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी ने पूछा वापस वही सवाल कि तुम कौन हो? अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो कह रहे गुरुजी मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं अब तुम रेडी हो, अब तुम आ जाओ। वो गाना है ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं ये हूँ ना मैं वो हूँ, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत गाना है। अगर आपको लगता है ना कि आपकी गाड़ी का फ्यूल, क्यूरियोसिटी का फ्यूल कम हो गया है ना, तो उस गाने को सुनिए, बुल्ला की जाना मैं कौन। उस गाने को फील कीजिए अपने अंदर और वो आपको क्यूरियोसिटी से भर देगा। फिर वापस से इस शाखा में हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो वेलकम टू दिस जर्नी। नेक्स्ट सेशन में हम प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान करेंगे, क्यूरियोसिटी ध्यान। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस में देखने चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।